चलाया था। गुज़िश्ता तकरीबन 18-19 सालों से ये अपना तालीमी सफ़र जारी रखे हुए हैं। मुख्तलिफ पैरामेडिकल कोर्सेज में सही रहनुमाई हो, कोचिंग्स का इनेकाद हो या गाइडेंस टीचर हो, बड़े ही नामसाद हालात में मैंने इस प्रोग्राम्स को रूबामन लाया। उसके बहुत ही हौसला अफजा नताइज सामने हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब रफ़ीक साहब की हमेशा से मुझे सरपरस्ती रही, जिनकी शुरू से कोशिशें काबिशें रही, जिसके नतीजे में फैज़ान एजुकेशन सेंटर से हज़ारों तलबा और तालिबात इस्तिफ़ादा हासिल करते रहे और 500 से ज़ायद तलबा और तालिबात सरकारी मुलाजिमत में फायज हैं। ऐसे हालात में भी अब चूँकि कौम तालीम से दूर है, तालीमी सतह पे बहुत सारे हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ मुलाजिमतों में हो या फिर तो IAS IPS के स्टडी सर्कल्स में हो, हमारा जो परसेंटेज है अभी 0 के बराबर। सख्त रहनुमाई की ज़रूरत है, मुख्तलिफ कोचिंग के मराकज़ की ज़रूरत है, मसाबक़ती इम्तिहानात के लिए बच्चों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है। ऐसे हालात में आगे आने की ज़रूरत है। मैं तफसील में ना जाते हुए बस इतनी सी बात में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जलाले कदे बरको सिहाब पैदा कर, अजल भी काम के तो शबाब पैदा कर, तो इख्तिलाफ की आमद का इंतज़ार न कर, हो सके तो खुद एक इख्तिलाफ पैदा कर। मैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कामानगी से तशरीफ़ फरमा मकसूद अहमद एडवोकेट से ख्वाहिश करता हूँ कि इस मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज यहाँ पर नीट की कोचिंग के लिए गाइडेंस के लिए आप हमारे आए हुए मेहमान लोग और स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए सबको मैं मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इससे आज जो आप लोग यहाँ पर आए उसका मकसद बहुत बड़ा मकसद कि नीट एंट्रेंस किसके लिए? डॉक्टर्स बनने के लिए। डॉक्टर कोई छोटा मुकाम नहीं है आज की तारीख में। इंडिया में खास तौर पे डॉक्टर बनना है तो एक बहुत बड़ा ड्रीम रहेगा। कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनना देखना सोचते सोचते गुजर गए, मगर उनको ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। क्यों? वजह क्या है? उसमें डर, कॉम्पिटिशन इतना बड़ा होता है कि ये लोगों के दिलों में डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करना होता है। 24 घंटे से मिनिमम 18-20 घंटे पढ़ना होता। ये 24 घंटे आप बुक्स लगे रहो, किसी से मत बात करो, ये वो जहन में डालने की वजह से अपने बच्चे आज हिम्मत तोड़ते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, दो चीजें स्टूडेंट्स के लिए जरूरत है। भाई कभी से बैकग्राउंड के डॉक्टर बनने की ख्वाहिश नहीं है, मगर इसमें मैं बोलता हूँ बाद में ज़्यादा वक्त में लेना ही नहीं। तो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, दो चीज़ें इसमें अपनी होती है। एक हार्ड वर्क क्या है और एक स्मार्ट वर्क क्या है। कॉम्पिटिटर्स कितने हैं अपने नीट एंट्रेंस में? कॉम्पिटिटर्स कितने हैं? कितने लोग एंट्रेंस में एग्जाम में अपीयरेंस होने वाले हैं? अपीयरेंस कितने लोग होने वाले हैं? ये दो चीज़ें हैं उसमें। हर कॉलेज यानी कि आपके मान लो निजामत में 10 कॉलेजेस में हर कॉलेज में अपने अपने कॉलेज का एक टॉपर है। वो टॉपर से 1 to 10 टॉपर्स अलग हैं, उसमें 1 to 10 टॉपर्स अलग हैं। वही सब 10 कॉलेजेस से आपके निजामत में निकाले तो 1 to 10 से करीब 100 टॉपर्स लिस्ट आपके निजामत में है। ये 100 टॉपर्स फिर स्टेट पर भी आप लोग देखेंगे वो 1000 टॉपर्स निकलेंगे या 1 लाख टॉपर्स, फिर ये 1 लाख टॉपर्स में से सेलेक्ट होने वाले 1% या 2%। तो फिर हम कहाँ गए? हम इसको फेस कैसा करना है? हम ये टॉपर से कैसा कॉम्पिटिट करना है? क्या वाकई टॉपर बन सकते हैं या एटलीस्ट उसको फेस कर सकते हैं? ये चीजें कई सारे लोगों के जहन में क्वेश्चन बनते हैं, मगर मैं ये मानता हूँ कि अपनी जो मेहनत है वाकई बहुत अच्छी मेहनत है, मगर वो मेहनत सही तरीके से नहीं लगती।
मान लीजिए आपका सक्सेस राइट साइड है, आपको मेहनत करना है राइट साइड पे, आपको सही गाइडेंस, सही फोकस रहने की वजह से आपको पूरी ताकत लगा लेके हार्ड वर्क कर रहे हैं, मगर वो लेफ्ट साइड कर रहे हैं, मिल सकती है आपको सक्सेस? नहीं मिल सकती। इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसको एक प्रोफार्मा बनाकर सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो किस तरीके से अपने को इम्प्लीमेंटेशन पे लाना है, किस उन्मान पे अपने को काम करना है, वो सारी चीजों को नजर में रखते हुए आज हमारे डॉक्टर संदीमान साहब पैदल सोसाइटी की सलामी वाले हैं। वाकई उनके जज्बात को सलाम करता हूँ, क्योंकि हमारे अच्छे डॉक्टर्स ऐसा होंगे, वो गाइडेंस के लिए आप हमारे जिंदस रब साहब को कॉन्टैक्ट करकर आज यहाँ पर बुलाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सही तरीका मेहनत करने का आज यहाँ पर मिल जाएगा, और आप पर जो फील्ड चुने वो आप अपने वास्ते लिए डॉक्टर होने के लिए वो एक खिदमत करने का होता है। आज आप देख लीजिए पिछले 2 साल से अपन देख रहे हैं कोरोना में डॉक्टर हर डॉक्टर के पीछे, हर डॉक्टर के पीछे देश को संभालने की जिम्मेदारी डॉक्टर को ऊपर आ गई। तो वो डॉक्टर्स आज हमारे आंखों के सामने हैं लोग, और मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आगे चल के आप कौम की खिदमत भी करें और देश की खिदमत करें, इंशाअल्लाह। अल्लाह का और क्या होता है कैसे अप्लाई करना है, अभी फिर
इस बात की है कि हर आदमी खुद को इतना काबिल समझता कि दूसरे की सलाह मांगने नहीं आती। अगर कोई सलाह दे रहा हम ये सोच रहे हैं कि उसका क्या फायदा है, आखिर में वो क्या फायदा है। या जितने भी लोग आए हुए हैं, या सभी ईमान साहब हो या सभी साहब हो, सिराज उजैद साहब हो, ये सब सिर्फ आपकी भलाई के लिए सारा कोशिश कर रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की कोशिश को कबूल फरमाए और इन्हें जज़ाए सज़ा दें। मैं ज़मीन साहब के अखबार के एक शेर से जाली नामे से शुरू किया, मैं यहाँ एक शेर के दावा खत्म करूँ। खुदी में डूब कर पाया स्वाद ज़िंदगी, मेरा ना बन सका अपना अपनी वजीफियात के बावजूद भी जहाँ पे वजीफा तकरीबन आराम करना पसंद करते हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी खिदमत कौमों के लिए पेश कर रहे हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह इन्हें जन्नत की तरफ और इनकी कोशिशों काविशों को कबूल करें। आप लोगों के लिए निज़ाम से तशरीफ फरमा है जनाब अब्दुल बारी साहब, इंशाअल्लाह आपसे खिताब करें। जहाँ तक नीट में आने का मेरा ताल्लुक है, मैं छोटा सा आपको बता दूं कि ये मेरा इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ईएसआई कॉर्पोरेशन का है, आपके पास ये हमारा ईएसआई हॉस्पिटल है, मतलब है अभी मैं हेड ऑफिस के इलाके में पर कई बार मैं ऑन ड्यूटी आया हूँ, तो मैं जो है ना रिकवरी कैसे हुआ है 14 दिनों
लेना और राय देना। तो मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरी जो ड्यूटी तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरी दूसरी लड़की डॉक्टर बुशरा सुल्ताना, जो अल्लाह के फजल से तब तो जो है ना वो ME भी कर चुकी है, लंदन से MRTA भी कर चुकी है माशाल्लाह। तो उसके 2008 और 2009 में जब दाखिला का मामला था MBBS का, तो उस दौर में एयरपोर्ट हुआ करता था। तो वहाँ पर काउंसलिंग सेंटर में जाके जब मैं उसके साथ ठहरता था, तो ये ऑफिसर होने के बावजूद, पढ़ा लिखा होने के बावजूद और कई इख्तियार रखने के बावजूद मुझे ऐसा महसूस होता था कि काउंसलिंग के मामले में मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ और जो तकालीफ से लोग गुजर रहे थे वो और उसी तकलीफ मैं भी गुजर रहा था, मेरी गलती से गुजर रहा था कि भाई काउंसलिंग है क्या कर सकते, अंदर हो क्या रहा है कुछ नहीं मालूम। देखिए मैं 1000 लोग पहले तो क्या पढ़ी हुई है ना, ऊपर छत है ना, नीचे जो है ना शक्ल भी नीचे हुई है, एक अजीब मंजर। तो मैं कई लोग अंदर जाते, जब बाहर निकलते हो तो क्या हुआ, तो कुछ लोगों से हमारे समझ नहीं आया क्या हुआ, और जो समझ ना ये होना आपका जो हमारे ऊपर ले दिया आपने आपका मामला हो गया। और दूसरी गरीबी कम रहता था तो रात में आकर जब बोले की कोशिश करता तो नहीं किया, तो उस वक्त मैं ये फैसला किया कि जिस गरीबी गलतियों से मैं गुजर रहा हूँ, मेरे आगे वाले नस्ल के जो बच्चे हैं या उनके वाले हैं उस गरीबी गलतियों से न गुजर। एक मैं बनाकर, क्योंकि उस दौर में जो है ना हमारा मेडिकल एडमिशन जो है आंध्र प्रदेश मुतहिदा था, तो NTR यूनिवर्सिटी से अवार्ड वगैरह डील करती थी। तो इसको जानने के लिए मैंने अपना ट्रांसफर विजयवाड़ा को करवाया और जाकर 1.5 साल विजयवाड़ा में रहा, और वहाँ पे अल्लाह के फजल से हफ्ता हो गया मेरी तालीम होती थी, तो हफ्ते के दिन वहाँ जाता था, सारी चीज़ें मालूम करता था, और अल्लाह के फजल से आज ये काबिल हुआ कि मैं अपने ज़्यादा इन जैसे जो है ना नामवर और दानिशों के सामने पेश करने के लिए ना मेरी हिसाब नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि उस्ताद आदमी है, ताकि आगे मैं क्या हो सकता हूँ। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरे मालूम है तो आपको शेयर करूँगा, तो मैं अपनी बात पे आ जाता हूँ। देखिए मैं पहली चीज़ से शुरू नहीं करूँगा कि नीट की काउंसलिंग कहाँ से शुरू होती है। आपका एडमिट कार्ड आ गया था, आप एग्जामिनेशन के लिए की जगह अब हम कहाँ पर हैं? अब हम है रजिस्ट्रेशन करके एक लोग मौजूद का 14 तारीख को एक बार एक्शन हुआ, कई बार अगर आप लोग ARTV चैनल को व्यू किए होंगे तो प्री नीट एग्जामिनेशन से पहले मेरा अपना वीडियो रिलीज हुआ है, जिसमें मैंने खुलकर कहा था कि NTA इस बार जो बेहूदगी कर रहा है उसकी वजह से काफी प्रताड़ित होने वाले हैं और डिले बहुत बढ़ेगा। और मैं इस बात को भी बता दिया था कि ये जो शोभापुर के 2 बच्चे जो केस किए हुए आपका वेबसाइट आता है, वेबसाइट आता है, इस बात को जो है ना यंग एंड मोटी ये चैप्टर लास्ट ईयर थोड़ा से ABC आता था, उसमें मैंने कैंडिडेट को जो मुतनज़्ज़े किया था, मैंने उनसे कहा था कि बेटा आपके पास जब आपको OM1 शीट दिया जाएगा तो क्वेश्चन बुकलेट को आप लोग देखिए, अगर किसी को कैरी कर रहा हो आगे पर जरूर एक्सचेंज और हुआ वही आज ये जो डिले हो रहा है उसकी वजह से रिपोर्ट है 2 बच्चे जो थोड़ा बहुत अटक गए, यानी एक ये OMR शीट और क्वेश्चन पेपर के विपरीत जो देते आज इतने तारीख से तकालीफ हमको चल रहे हैं। तो चलिए अब अपन मुद्दे पे आ जाते हैं। अगर कोई फेसबुक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो आपको मंगल तक कल 36 तारीख की रात के 11:50 तक वक्त है, आप लोग अभी भी जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको तब्दीलियाँ करना चाहिए सारी तब्दीलियाँ नहीं कर सकते आप, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, पेरेंट्स नेम, माँ का नाम बाप का नाम, ये चेंज कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी कई बच्चे गलती की हो जाते हैं, सही सर्टिफिकेट न मिलने की हो जाते हैं, BC सर्टिफिकेट रखने की यानी जो उनके पास BC सर्टिफिकेट मौजूद है उसको बेस बनाकर OBC को जो है आपकी
देखिए वो तो गुजर चुका वक्त, लेकिन फिर भी आने वाले जो लोग हैं उन तक अच्छा, मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि जो चीज हम तक पहुँचती है उसको हम तक महसूस रखना चाहिए, हमको चाहिए कि वो और तक पहुँचे। तो आपके बाद आने वाले हैं, आज आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपके जो जूनियर थे वो फिर आने वाले साल रहना उनकी इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो आप ध्यान में रखिए और उन तक रहना उनको पहुँचाने की कोशिश कीजिए। जनरली होता क्या है मालूम है, एक साल मेरा एडमिशन हो गया तो वही मेरा जो ताल्लुक हो जाता है, मैं जो है ना दूसरों के दूर पहुँचाने की कोशिश नहीं करता। तो इस पर तो ऐसा मन कीजिए, आइंदा के लिए जो है ना आपका जो आने वाला जनरेशन है उनको भी गाइड, तो ओबीसी और बीसी में फर्क क्या है पहले वो हमें देखिए। बीसी जो है तो बीसी जो हमारा सर्टिफिकेट है एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर मुस्लिम 4% रिजर्वेशन। अब ये कहां पर एप्लीकेबल है? सिर्फ 2 इलाकों पर एप्लीकेबल, एक तो तेलंगाना है, दूसरा आंध्र प्रदेश, इसमें राज्यपाल आ जाता है। जब अनबाइफरकेटेड आंध्र प्रदेश था उस वक्त जो है ना ये रिजर्वेशन हमको मिला था बीसी। तो ये हमारा जो बीसी है ये यकीन करिए, मैं हर अपने सेमिनार में कहता हूँ, अभी उनके साथ मैंने परमिशन लिया इस बात को कहने की कि ये सिर्फ और सिर्फ जरा मोहम्मद अली शफी साहब की आलोचना की जाए। वाइस राष्ट्रीय कमेटी का चीफ मिनिस्टर थे उस दौर में, ये साहब उनके ऊपर अच्छा, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ, पहली बात बता रहा हूँ, और सबसे ज्यादा जैसे मैं अपने आप को बचा लिया करूँ तो शुरू से ही मेरा पहल दे रहा है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसको जरा हमको रिकॉग्नाइज करना ही पड़ता है। तो ये मोहम्मद अली शफी साहब की जगह आलोचना की जाए, वाइस राष्ट्रीय कमेटी को मजबूर कर दिए कि मुसलमानों के लिए हमारे आंध्र प्रदेश के रिजर्वेशन देना चाहिए जिस तरह और लोगों को दे रहे हैं। तो उसमें पहले प्रॉब्लम हुए, यानी 50% क्रॉस हो रहा था, तो फिर बाद में उसको रिवर्ट किया गया, बाद में 4% वेकेंट निकला, तो 4% हमको बीसी का रिजर्वेशन मिल गया। अब ओबीसी और बीसी का जो फर्क है उसको समझिए। मैं थोड़ा जाऊंगा, मैं थोड़ा सा जो है आप लोगों को अच्छी समझाने की कोशिश करूंगा। सब्जेक्ट बहुत बोरी मैं मानता हूँ, जिसका ताल्लुक दुनिया को बहुत बोरी महसूस करते हैं, लेकिन मालूमात हमको हासिल होना जरूरी है। तो ओबीसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है और उसका जो जीवो इशू हुआ है उसमें नोटिफाइड सिर्फ 4 जो है कैटेगरी रहते हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। एक है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बीसी, बैकवर्ड कास्ट। बैकवर्ड में 4 है, एक बैकवर्ड ए, बैकवर्ड बी, बैकवर्ड सी, बैकवर्ड डी। बैकवर्ड ए, बी ए, बीसी ए एक्सक्लूसिव ओनली फॉर नॉन मुस्लिम, बीसीबी फॉर बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, लेकिन उसमें कैटेगरी बताइए। बीसीसी एक्सक्लूसिव ओनली फॉर क्रिश्चियन पर पढ़ा एंड बीसीडी अगेन फॉर नॉन मुस्लिम। ये यानी शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया और ओबीसी हो गया। ये 3 है, ये 3 में से जो है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड है। अब ये 3 में जो है ओबीसी में मुसलमान कहाँ आते हैं? तेलंगाना नोटिफिकेशन के एतबार से। तो इसमें सिर्फ 4 कैटेगरी है, मुस्लिम की सिर्फ 4 कैटेगरी आती है, जिसको हम कहते हैं पहला लद्दाख या लद्दाख भी कहते हैं, तिजारा कहते हैं, दुदगुल्लू कहते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है सत्ता, जिसको अहले कुरैश भी कहते हैं, कटकोलू भी कहते हैं, कटकोलू बोलते हैं, ये सत्ता। तीसरी कैटेगरी है फकीर। फकीर के माने ये जो रोड के ऊपर कुछ मांग रहे हैं भिखारी कहलाते हैं, फकीर। ये फकीर मौलाना बहुत मुझसे अच्छा जानते हैं कि फूल का काम होता है,
बात करेंगे तो मौलाना आपको बहुत तफसीली बात करना है। तो फकीर का बहुत बड़ा मर्तबा है, तो वो एक कैटेगरी। 3 और चौथा है मेहनत, जिसको तंगी भी कहा जाता है। और आज के हमारे नौजवान जो है उसको कैरियर कहते हैं। मेहनत के बारे में हमारे नौजवान नहीं जानते क्योंकि वो लोग गुजरे नहीं है मेहनत के दौर में। तो ये समझिए कि जो गिलास उठाता है, साफ करता है, उसको मेहनत करते हैं। तो ये मुसलमानों में 4 कैटेगरी है जो ओबीसी के आते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन से नोटिफाइड है। और हमारे अंदर गलतफहमी बैठ गई, हमारे लोग उठा दिए, जहाँ पर अभी जैसे मैंने कहा कि लोग आगे जो है 2-2 घंटे उनको बैठ के गलत मालूमात लेके निकलते हैं। तो वहाँ पर पता चला बीसी को ओबीसी नहीं आता, बीसी का ओबीसी में कोई ताल्लुक नहीं। बीसी सिर्फ अप्लीकेबल ओनली तेलंगाना में। आप कर्नाटक में जाएंगे आपको कुछ नहीं करेगा, महाराष्ट्र में जाएंगे बाबू जी आप नजरपुर या नागपुर जाएंगे तो आपको बीसी को कोई बोल नहीं करेगा। जबकि ये जो 4 कैटेगरी है ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर कोई गलती है वो भी डाले हैं तो आप और कुछ चेंज करें, जरूर करेंगे। अब कुछ लोगों के ध्यान में ये शक है कि हम क्या वहाँ वो भी निकाल देंगे, जनरल में आ जाएंगे, तो फिर केरला में हमारा एडमिशन होगा तो वहाँ पर हमारा बीसी का रिजर्वेशन मिल जाएगा। बिल्कुल का जो रजिस्ट्रेशन है या एडमिशन प्रोसेस है वो स्टेट की तहत आता है। और एनटीए को अभी अब तो अकाउंट करना एमसीसी करेगा, मेडिकल काउंसिल कमेटी जो होती है दिल्ली वो करेगी, ऑल इंडिया को करेगी, तो उसमें जो रहेगा वो भी है। तो आप उसके लिए लेकिन वहाँ पे अगर जरूरत नहीं है तो आपको खबर की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको स्टेट में जो है ना बीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आपको वो रिजर्वेशन मिलेगा 4% में आता है और बढ़ता मिलता है। अब अगर कोई चेंज करवाना चाहते हैं तो अपनी कैटेगरी चेंज करके जनरल कर लीजिए। उसके बाद जो है ना 26 मिनट का टाइम दिया गया है, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है ना रैंक डिक्लेरेशन से पहले फाइनल की बनेगी। अभी जो की आई है तो प्रोविजनल की, जिसमें आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। आपको जो रिपोर्ट दिया गया स्कैन करके आपने ईमेल एड्रेस पे आया होगा बच्चों के यहाँ पर बैठे हैं, तो उसमें अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपका लिखा हुआ सवाल सही था और उसको नेगेटिव करके ये जो है ना वो दिया गया है, आपको मार्क्स नेगेटिव दिए गए हैं, तो उसको आप कंडक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए 1000 रुपये फीस रखी गई थी। और इस साल एक नई जो चीज आई है वो है ऑफिशियल रिस्पांस। कई लोग परेशान, व्हाट इज दिस ऑफिशियल रिस्पांस? उसी के लिए मैंने कभी साहब से कहा था कि भाई वोट का एक इंतजाम कीजिए ताकि बड़ी आसानी से जो है बच्चों को समझ में आ जाए। तो ऑफिशियल रिस्पांस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जनरली आपको मालूम होगा, ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैं कोई बड़ा दानिश्वर या बहुत बड़ा रिग्रेट पर्सन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जो मालूमात है आपका शेयर करता हूँ वो ये है, मैं भी आपको बताऊँ। देखिए एक आपका क्वेश्चन था, उसके जवाब छोड़ते आपको बबूल करना था, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, इसको बबूल करना था। ये कोई एक मैं इसको ये कर लेता हूँ, पूरा नहीं करूंगा। ये आंसर बिल्कुल आपका सही है, लेकिन इस आंसर का आपको मार्क्स नहीं दिए गए। इसको जो है ना लिस्टिंग में रख दिया गया। आप सही जवाब दिए हैं लेकिन इसको लिस्टिंग में रख दिया गया बाजू में। ऑफिशियली उसको कहते हैं कि केप्ट इन रिस्पांस, ऑफिशियली केप्ट इन रिस्पांस। क्यों रखा गया? जब आप ये सही जवाब को कबूल किए थे, पूरा कबूल किए थे, अभी आपके पास टाइम है, इसलिए बताओ जब क्या हुआ मालूम है, यहां एक ऐसी लकीर आ गई, ये सर्कल में लकीर आ गई, तो ये आपका जवाब सस्पेक्टिव हो गया। क्यों सस्पेक्टिव हो गया? कंप्यूटर का जो फीडिंग है, हमारा जो इवैल्यूएशन होता है, OMR का
का जो एवेल्युएशन होता है वो कंप्यूटर करता है, मैनुअल नहीं होता। कोई आदमी उसका जो है ना मैनुअली पेंसिल जो है ये सही है ये गलत है नहीं बोल सकता। कंप्यूटर में पेपर आपका ओएमआर रख दिए, कंप्यूटर उसका एक्सेप्ट करता है नहीं करता। अगर ये लकीर यहाँ पर आ गई या यहाँ पर जो है ना एक ऐसा छोटा सा टिक्का आ गया तो कंप्यूटर जो है ना ये आपकी ओएमआर शीट को, ये क्वेश्चन को, ये जो आप आंसर दिए थे ओएमआर को, वो एक्सेप्ट नहीं करता जबकि आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ऐसे जो आप यानी रिप्लाई दिए यानी आंसर दिए हैं उन आंसर को जो है ना तो बाजू में रखा गया है, रिजर्व में जिसको कहेंगे। तो उसके लिए आपको कंटेक्ट करना है कि साहब ये जो टिक्का पड़ा है या ये पड़ा मेरे पेन का नहीं है, ओएमआर से तो प्रिंट हो रहा था उस वक्त प्रिंटिंग मिस्टेक से आ गया होगा, मैंने नहीं किया। तो उसके लिए आपको 200 रुपये हर क्वेश्चन के लिए देके जो है ना कॉन्टेक्ट करना है। वो अगर से हकीकत में जो है ना ये क्या होगा ये मैनुअली देखा जाएगा क्योंकि कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं किया है तो मैनुअली देखा जाएगा। और हकीकत ये महसूस की है कि ये जो है ना आपको जो बालकन दिया गया था उसका जो है ना ये टिपिकल नहीं है बल्कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आपका जो है यानी 4 मार्क्स, इसमें 4 मार्क्स आते हैं, ये 4 मार्क्स आपको रेस्पेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर किसी को आप अगर ये आया है आपके ईमेल में कि ये आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर जैसा वरंगल में लास्ट हफ्ते इतवार को जो मैं वो कर रहा था क्या सेमिनार जैसे आप आज यहाँ पे कर रहा हूँ तो उसमें एक लड़का आया था, उसका नाम है ऐसा लड़का, वो बता रहा था मेरा जो है क्वेश्चन नंबर 113 और 118 ये ऑफिशियल रकम पर दिया गया है। और उसने कुछ अच्छी चीजें की कि उसको जो ओएमआर का स्कैन कॉपी आया था उसका हार्ड कॉपी निकाल के लेकर आया। तो उसमें मैंने देखा कि ये जो है ना एक ऐसी लकीर लगी हुई और या ये टिकट एक ऐसी लकीर लगी हुई। तो मैंने उनसे कहा कि तुम कॉन्टेस्ट करो, 400 रुपये तुम्हारे जाएंगे लेकिन तुम्हारे को 8 मार्क्स आ जाएंगे। अगर हकीकत में ऑफिशियल गलती की तो 8 मार्क्स आ जाएंगे, अगर नहीं जाने दीजिए 400 रुपये एनडीए आपके हाथ में नहीं लगना चाहिए। तो मैं आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज ऑप्शन नंबर। अगर किसी को आया है ईमेल कि योर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 हैव बीन केप्ट इन ऑप्शन नंबर, तो आप अगर से पक्के हैं कि मैंने गलती नहीं किया, मैंने गलती नहीं की, तो आप कंटेस्ट कर सकते हैं। तो आपके ये मार्क्स जो है इसको हो जाएगी। और दूसरा नेगेटिव मार्किंग का मामला है। नेगेटिव मार्किंग का क्या है, मेरे जो है ना पोस्ट एग्जामिनेशन के जो है ना वीडियो लिखे के रील्स में उसमें मैंने बताया प्री एग्जामिनेशन जो मेरे वीडियो यानी टेलीकास्ट में उसमें मैंने बताया था कि हमारे बच्चों में बिल्कुल हमारे बच्चों देखिए दूसरे बच्चों में ये कैसे होती है, हमारे अंदर एक इमोशन होता है, एक जज्बात होते हैं और कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम जिस सवाल का सही ढंग से जवाब मालूम नहीं है उसको भी जो है हम यहाँ कबूल करते हैं, वो नेगेटिव में जाता है। तो नेगेटिविटी क्या है, हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर आप ये सही आंसर देंगे तो आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आप ये जो है ना गलत जवाब दिए, ये कर दिया ये गलत है, इससे आपको नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन एक ही मार्क कटेगा, 4 मार्क यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ऐसा है जैसा कि किरामन कातबीन वाला मामला, नेकी को तो 4 और बदीली को तो 1 वाला मामला है। ये भी ऐसा ही है, आपको बाकी जो मार्क्स आते हैं वो 4 आते हैं। अगर आप ये गलती करते हैं तो सिर्फ एक ही आपका मार्क्स कटता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने लास्ट ईयर कई ऐसे बच्चे ये साथ ही देखा हूँ 40 मार्क्स कट गए। माने ये 40 क्वेश्चन गैर जरूरी के आपने अटेम्प्ट किया। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपका जो है ना बगैर गलती की 620 आपके जो है मार्क्स आएगा। अगर गलती क्या है ना, आप जो जितने भी सही किए थे, लेकिन ये नेगेटिव काम करने की वजह से आपके 40 मार्क्स इसमें से कट गए। मतलब आपके पास रहेंगे खाली 580। जब 620 मार्क्स की आप
यानी काबिल थे, आप स्कोर कर चुके थे, गैर जरूरी आप जो है 40 नंबर कटवा लिए। ये तो प्री एग्जामिनेशन से होने का मामला था, तो अभी मैं आप इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसीलिए आगे ये सारी चीजें प्री एग्जामिनेशन की। तो अब ये जब ये मरहला तय हो जाएगा, ऑफिशियल की आएगी, अभी जो प्रोविजनल की आई थी उस पर आप काउंटर किए, नहीं किए तो कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको जो है ना 26 के लेवल 59 के बाद में 27 या 28 को फाइनल ऑफिशियल एनडीए किया जाएगी और वो फाइनल रहेगी। अब उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे फाइनल की आ गई उसके एक दिन बाद या उसकी रात में ही आपका रैंक डिक्लेयर हो जाएगा। आपका रैंक के साथ साथ आपको मार्क्स भी कार्ड में मौजूद मिलेंगे। जब रैंक डिक्लेयर होगा तो आपको अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप रैंक कार्ड डाउनलोड करेंगे अपना रैंक भी देख लेंगे और अपना जो है मार्क्स कितने आए हैं वो भी देख लेंगे। उसके बाद से काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा और काउंसलिंग प्रोसेस और रैंक कार्ड के बीच में एक और बात ये होती है कि आपकी लिस्ट बनेगी। देखिए एनडीए कोई ऑफिशियल डिपार्टमेंट नहीं, दरअसल जितने मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत होते हैं, जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल वेलफेयर फैमिली वेलफेयर के जो है ना डायरेक्टर जनरल कंडक्ट करते हैं। तो जाहिर है कि डायरेक्टर जनरल जो दिल्ली में बैठे हुए हैं पूरे इंडिया के लिए उतना उनके पास स्टाफ नहीं होगा कंडक्ट करने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, एग्जाम मेडिकल का और जेई का, ये दो चीजें जो है एनडीए को आउटसोर्स कर देते हैं। ऐसी दूसरी एजेंसी होती है, एनडीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इट इज एन एजेंसी, इट्स नॉट अ डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशन और ऑथराइज्ड बॉडी। ये ऑथराइज्ड बॉडी नहीं है एनडीए की। इस साल तो या मेरा जो वीडियो तकरीबन आधे घंटे का सिर्फ इसी चीज में बता था कि व्हाट अंडर व्हाट अथॉरिटी एनडीए पीपल आर आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चन। इवन ये कर दिए थे कि आप बता रहे हैं सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी आप जो है ना दीजिए, कहां से लाके देगा वो, किसके पास सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इंडिया में बताइए। तो ये जो कुछ मतलब बाद में उनको डिलीट किए, उसको बाद में डिलीट किए। अच्छा, आई यू ओनली द गर्ल साइड। भाई अगर फर्ज कीजिए मेरे पास मेरी 5 लड़कियां हैं, अगर मेरी 5 लड़कियां हैं तो मैं मेरी एक लड़की जो है ना 720 मार्क्स लेके आई एनडीए में, आप उसका एडमिशन रोकेंगे? आप अथॉरिटी एनडीए अथॉरिटी रोकेंगे? नहीं रोक सकते आप। गैर कानूनी का सवाल करके जो है ना ये सारी चीजों को प्रोग्राम करके इसका पूरा प्रिसिपिटेट करके इसको देना है। तो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी जब रैंक कार्ड बनेगी और आपके मार्क्स बन जाएंगे तो ये ऑल इंडिया लिस्ट बना के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल न्यू दिल्ली को सबमिट करेंगे। डायरेक्टर जनरल क्या करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अप्रूवल लेंगे। मैं ये डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, कई लोग होते हैं साहब वो लिस्ट में हमारा नाम वो मुझसे तो यानी 5 लाख में चले गया। अब 5 लाख में जाने तक परेशानी की जरूरत नहीं है। 5 लाख में तेलंगाना का कैंडिडेट भी है, बिहार का भी है, हरियाणा का भी है, केरला का भी है, तमिलनाडु का। तो कई लोग आज रैंक से परेशान आ गए, रैंक से परेशान मत होइए, आप अपने मार्क्स के ऊपर जो है ना कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो जब मिनिस्ट्री अप्रूवल देगी तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ उस लिस्ट को, ऑल इंडिया की लिस्ट को हर स्टेट के मेडिकल डायरेक्टर को जो है ना भेज देगा एक फॉर्म, स्टेट के मेडिकल डायरेक्टर को आएगा और उस टॉपिक को हमारे जो डायरेक्टर है यहाँ के स्टेट के जो डायरेक्टर है, चाहे तेलंगाना के हो, आंध्रा के हो, केरला के हो, कर्नाटका के हो, वो लोग हमारी मिनिस्ट्री से जो है ना अप्रूवल लेके हेल्थ मिनिस्ट्री से, स्टेट के हेल्थ मिनिस्ट्री से उस लिस्ट को कंसर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। जैसे KNRU है हमारा तेलंगाना के कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो वरंगल में है, जिस पिछले साल जिसके रजिस्ट्रार से 3 घंटे का झगड़ा हुआ, आप उनकी तरफ ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट उसने यहाँ तक पूछा कि आर यू एन अफेक्टेड पर्सन वेदर यू आर कीप आर इन्वॉल्वड इन इट। मैं बोला ऑल द कैंडिडेट
whether belonging to any community, any religion of Telangana or my country, they are my children. When they are going to be done some injustice, I am there to fight for. लोगों को नाम तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, अब वो हुई है, करें। अच्छा, सर्टिफिकेट अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं जब सर्टिफिकेट ना होगा तो बताऊंगा, उसमें कई क्लमजी चीजें दे देते हैं, परेशान कर देते बच्चे, भाग भाग करते, एमआरओ ऑफिस से रजिस्ट्रार ऑफिस में आते, रजिस्ट्रार से प्रिंट के पास भागते, 10,000 रुपए खड़ा, 50,000 रुपए, ये सब करते। तो ये हुआ। तो जब कंसर्न यूनिवर्सिटीज को लिस्ट भेजी जाएगी ऑल इंडिया की, जाहिर है 16 लाख की लिस्ट है, तो 13 से पहले बैठ के जो है ना हमारा तेलंगाना का कौन है, तेलंगाना का कौन है, बैठ के तो यानी उसको वर्कआउट नहीं करेंगे। एनटीआर यूनिवर्सिटी वाले बैठ के वर्कआउट नहीं करेंगे, या राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका की जो है वो लोग नहीं करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन जारी, जिसका नाम होता है कि रजिस्ट्रेशन, नोटिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स ऑफ एमबीबीएस ऑफ पीडीएस। देखिए ये लोग जो मेडिकल के जो कोर्सेज है इनके पास केंद्र जो डील करती है वो एमबीबीएस, बीडीएस एंड आयुष मेडिकल के। आयुष में क्या है, 4 चीजें, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी। हमारे पास नहीं है कि जगह पे सिद्धा बोल के लिए पांचवा है, महाराष्ट्र में है और अलग क्या हो गया सिद्धा, तो बुद्धि कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं उससे इलाज करते हैं हम लोग, तो सबको नहीं आता है। तो एक लोगों के ध्यान में एक बात ये अलग बैठी हुई है कि डी फार्मेसी फार्मा डी नहीं बनता नहीं, ये जो है जेडी वाले उनका काम है, इनका काम सिर्फ एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष। अभी ये जो नीट का जो है ना वो 2 कोर्सेज को ये लोग ऐड कर लिए, ऑल इंडिया कोटा में ऐड कर लिए, एक तो वेटरनरी का 15% ऑल इंडिया कोटा और दूसरा बीएससी नर्सिंग को भी ऑल इंडिया कोटा में 15% को ऐड कर लिए हैं, वो एनडीए के तहत आता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है। तो जब ये लिस्ट के पास जाएगी, आपका नोटिफिकेशन आएगा कि गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, तो आपका विंडो खुलेगा, डेट दी जाएगी, ये तारीख पे ये तारीख तक ये टाइम तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन अब तक जो नीट में आपका काम हुआ था उसको भूल जाइए, इसलिए भूल जाइए कि वो जो डिटेल्स आप वहां पे दिए थे वो एनपीए की तहत महसूस हो गए, उनका हमारी यूनिवर्सिटी में कोई कानून नहीं, वहां जो गलतियां करे कर दिए, भूल जाइए, वो गलती आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाली नहीं है। लेकिन आप जो एप्लीकेशन फिलअप करेंगे रजिस्ट्रेशन का, अच्छा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए कंडीशन क्या है, यू हैव टू पे 3,500 एज पर लास्ट ईयर प्रोटोकॉल है के लिए 3,500 रुपीज आपको रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। व्हाट ऑनलाइन फीस, आइदर बाय क्रेडिट कार्ड और बाय नेट बैंक, इस 3 आपके पास ऑप्शन, आप गूगल लेके जाके मैं गूगल पे करूंगी या फोन पे करूंगी, वो नहीं चलेगा। 3 चीजें, आइदर बाय क्रेडिट कार्ड और बाय डेबिट कार्ड और बाय नेट बैंक। अगर आपके पास नहीं है, वालिद का लीजिए, वालिद का लीजिए, वाला का लीजिए, साधु का लीजिए, बुक का लीजिए, किसी का भी लीजिए, उनके जो है पेमेंट की वो बात करना है। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जिस इंटरनेट पे आप जाके जो है फिलअप कर रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस इंटरनेट वाले का अकाउंट होता है, अगर अकाउंट पे कोई बिजनेस होता है तो आप उसको कनेक्शन अमाउंट दे देंगे तो वो जो है अपने पास से पे करेगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में सबसे अहम बात आपको जो ध्यान में रखनी है, इसको दिमाग में रखिए, खास बात बता रहा हूं मैं, जिसकी वजह से 218 में 4 बच्चियां हैं, बच्चे नहीं, अपना एडमिशन को एलिजिबल होने के बावजूद वो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिसको आप कहते हैं RMI मोबाइल नंबर आपको वहां पर देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के वक्त में आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है और आप वही मोबाइल नंबर देंगे जो आपके अपने पास 24 घंटे रहता है, जो हमेशा एक्टिव होता है, जिसका डेटा हमेशा एक्टिव।
मैं सोता हूँ, रातों में सोता हूँ तो ये फोन मेरा जो है तकिए के ऊपर रहता है। रात को खाली हमारा फोन कर तो फोन उठा लेते, फिर दुबई से फोन आते, अबू धाबी से फोन आते, खतर से फोन आते, फिर परेशान होते। बच्चे यहाँ पर हैं, वो वहाँ पर है, साहब मेरे बच्चे का जो ना ये जो ओरिजिनल की आई है उसको इतने मार्क्स आ रहे हैं, इंसान नहीं मिलता। क्यों? मुझे पता है, क्योंकि मैं इन 2 तक गुजर चुका हूँ, मुझे पता है, मैं अपनी नींद को हराम करता हूँ, मैं अपनी नींद का ख्याल नहीं रखता। तुम कराओ सकते हो, पूरे दिन आप रात को 2 या 4 बजे कराओ, बिल्कुल नहीं, आप की 24 घंटे आ जाए। तो फोन आप हमेशा अपने तकिए के पास रख के सोएगी, बाहर निकलेंगे तो आपके साथ बढ़ता रहेगा, रिंगटोन हमेशा बजता रहेगा। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बच्चियां नुकसान उठा चुकी है। अच्छा, मैं जो भी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ किसी की सुनी सुनाई नहीं, जो मैंने महसूस की है, जो मैंने अपने आंखों से देखी है, जो कानों की सुनी हुई भी सुनने के बाद इसकी तस्दीक की, वही बात मैं आपको बता रहा हूं। उस लड़की का नाम था फिक्रा, वो एमएस एजुकेशन मैनेजमेंट ब्रांच की बच्ची थी। उनके वालिद साहब आए हुए खाता था, जब रजिस्ट्रेशन करवाने की बच्ची वाली साहब का फोन नंबर देता है। देखिए क्या प्रॉब्लम क्या होता है वो बताऊंगा। आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे सारा जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, कॉलेज के अंदर दाखिल होने तक सारा मैसेज, सारा मैटर और सारे इंफॉर्मेशन आपको वो मोबाइल नंबर पर रहेगा। वो जरा भी हो गया समझिए आपने तो आपकी सीट देगी। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में वेब काउंसलिंग के लिए जब आप बैठेंगे, देखिए वेब काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा और रजिस्टर्ड प्रोवाइडर में बात की है कि मैं आपको प्रोसीजर बातें बता रहा हूँ, प्रोसीजर में नहीं आया हूँ मैं, इसलिए इसलिए बता रहा हूँ कि बीच में से मिलूंगा तो प्रोसीजर में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो आपका जब वेब ऑप्शन देंगे आप, कॉलेज सिलेक्शन जिसको आप कहते हैं, चॉइस कॉलेज फिलिंग होते हैं, कॉलेज फिलिंग चॉइस, क्योंकि बच्चों से कॉलेज सिलेक्शन ये होता है। तो उसको क्या होता है, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं कॉलेज फिलिंग का फाइल बनाने के बाद, तो आपका एक ओटीपी आता है और वो आपके मोबाइल में, और वो ओटीपी इस स्क्रीन पे ओनली फॉर 7 सेकंड ट्रेनिंग होता है। तो सिर्फ 7 सेकंड रहता है। तो 7 सेकंड के अंदर जो आप एटीएम में आप देखते होंगे एसबीआई के आप 20,000 के ऊपर अगर पहला ड्रा करेंगे तो ओटीपी आता है आपको। ओटीपी जब तक मारे आपका पैसे नहीं आते, अगर सिर्फ आपको कहीं ना कहीं मारे ओटीपी तो वो मेरा 10 लाख हो जाता है। तो वैसे ही आप जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो ओटीपी आएगा, तो वो मोबाइल नंबर आपके साथ रहेगा, तो जब यही का पॉलिसी मारेगा आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर ये आप 7 सेकंड के अंदर नहीं मारे तो वो एरर हो जाता है। फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, और तीनों में से आप टच नहीं किए, आपको फुलफिल नहीं किए, तो आपका इस साल का एडमिशन ही कैंसिल होगा। फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। जैसा मेरा रॉन्ग पासवर्ड मारने के एटीएम में 24 घंटे के लिए आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ये इस साल का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इस बात को पक्का ध्यान में रखिए चलिए आप लोग कि आप जो भी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के वक्त केएनआईएशन में देंगे, वो मोबाइल नंबर हमेशा कैंडिडेट के पास रहेगा, वो एक्टिव रहेगा, उसका डेटा काम करते रहेगा और वो हमेशा अपने साथ लेकर फिरते रहेगी। ये बात को ध्यान में रखिए। अब वो बच्चे का क्या हुआ बताओ, वाली साहब तो चले गए खतर को, अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठ गए, वेब ऑप्शन दे दिए, सबमिट कर रहे हैं, ओटीपी वाली साहब को क्या खतर फर्स्ट टाइम पर ले रहा कैश भी कर सके, और जो फोन करे पापा मैं एप्लीकेशन डालना कोड भी क्या मेरे को बोलिए। अभी का ओटीपी सेकंड में जो ओटीपी आया तो पापा को बोले 7 सेकंड निकल गए, एरर हो गया, थर्ड टाइम एरर हो गया, पूरे साल का कैंसिल हो गया। जबकि बच्ची का एडमिशन बिल्कुल पक्का मार्क्स रेंज में। और मैं काम क्या बताऊंगा, आप नाम ले लो, एमएस एजुकेशन सोसाइटी का जो ब्रांच है कलेक्ट्रेट का, वहां का हिस्सा है, क्योंकि मेरा वहां पे बहुत मेरा पहुंचेगा वहां पे करता हूं कि जितने भी डायरेक्टर से सबसे मेरा बहुत सही ताल्लुक है। तो ये आपको बात बता रहा हूं, तो कभी ये गलती मत कीजिए आगे बढ़िए। अब काउंसलिंग जो की तरफ आगे हुए मैं आपको बताऊं, 2 किस्म की काउंसलिंग है। एक है ऑल इंडिया कोटा, एक है स्टेट कोटा।
और ये कैसे होते हैं और लोग परेशान होते हैं, दोनों साइमल्टेनियस करें तो हम इधर जाना उधर जाना नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कभी की बात करते हैं एक मूवी में जिक्र होगी, जिक्र के माने ये है कि जब ये एडमिशन आपका डिक्लेयर हुआ तो यहां पे एक एडमिशन डिक्लेयर हुआ, ये डेट खत्म होने के बाद, तो ये कभी क्लैश नहीं होती। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा कभी क्लैश नहीं होता। अब ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा क्या है वो आप समझ लीजिए। ऑल इंडिया कोटा जो है ना 15% है और स्टेट कोटा 85%। अब इसमें कंडीशन क्या है, ऑल इंडिया कोटा में 15% वही कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रन कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं एंड नोटिफाइड गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ एनी स्टेट। सब समझते हैं पूरा गवर्नमेंट का एहसास है, हमारे पास 10 गवर्नमेंट कॉलेज है ईएसआई को मिला के, उस्मानिया से लेके सूर्यापेट कॉलेज तक के 9 है ईएसआई की एक 10, सभी नहीं आते 15% कोटा में, जो नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के वही आए। तो ऑल इंडिया कोटा 15% का जो फीलिंग होती है उसमें 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरी डीम्ड यूनिवर्सिटीज जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और ये अपनी दिल्ली की क्या एक मार्केट मोती मार्केट वो लेडी मार्केट, तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है ना और इनके फीस स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल और डीम्ड। स्टेट के जो है जिसमें उस्मानिया मेडिकल कॉलेज है, गांधी मेडिकल कॉलेज है, काकड़िया मेडिकल कॉलेज है, निजामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, महबूबनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये ऐसे जो सिलेक्टेड इससे जो है ना 50% कैंडिडेट को वो लोग ऑल इंडिया में लेते हैं। अब इसमें पार्टिसिपेट जो लोग करेंगे तो जाहिर है कि ये दिल्ली देखिए एन सॉरी मैं दो चीजें ऑल इंडिया कोटा बोलना हो गया, एन और जिपमर भी लास्ट ईयर से ऑल इंडिया कोटा में मिला दिया गया। एम्स के 20 कॉलेजेस हैं और जिपमर के 2 हैं, 2 भी पुडुचेरी में है, एक पुडुचेरी में कराईकल में, वही उसी स्टेट में। तो ये कॉलेजेस भी जो है ना उस पर काउंट होते हैं। तो जब ऑल इंडिया कोटा में आप 50% के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, मिसाल के तौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मेडिकल कॉलेज है एम्स दिल्ली की जो है उसमें 100 सीट है, लोग 150 बोलते हैं लेकिन दरअसल है वो 100 सीट, चलो हम 150 भी पकड़ के चलते हैं। तो सिर्फ ऑल इंडिया के लिए ओपन कैटेगरी के लिए 50% सीट दिए जाते हैं ओपन कैटेगरी, बाकी का 50% रिजर्वेशन कैटेगरी में ले जाएंगे। शेड्यूल में आपका शेड्यूल ट्राइब है, वो फिजिकली हैंडीकैप है, एनसीसी है और आपका स्पोर्ट्स कोटा हमारा चले जाना में नहीं है, हो सकता है ऑल इंडिया में, हो सकता है स्टेट कोटा है, कई ऐसे जो रिजर्वेशन है 50% सीट उनको चले जाते हैं, तो बचेगा वहां पे 75 सीट। तो एक दिल्ली में एडमिशन कौन लेना चाहेगा, रैंक 75 मोबाइल लेना चाहेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। अक्सर हमारे बच्चों में गलती होती है, साहब मेरे को 250 आए स्टेट में नहीं मिलता, मैं मालिका मिल जाता हूँ ना कहीं वो कर लेता है। जिसको स्टेट में नहीं मिलता तो ऑल इंडिया में मिलना तो दूसरी बात है, आप पार्टिसिपेट करना बेकार। तो ऑल इंडिया कोटा में ओनली क्रीम मिल। अच्छा, जितनी सीट हमारे से ली गई हो, उस्मानिया की हो या गांधी की हो या काकड़िया की हो, क्या इसलिए होती है ऑल इंडिया कोटा में? नहीं होती। इसलिए नहीं होती है कि मिसाल के तौर पर बिहार का एक लड़का है, समझिए बिहार का लड़का 650 मार्क्स लेके आया,
उसको पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो वो छोड़ के हमारे उस्मानिया मेडिकल कॉलेज को आएगा, नहीं आएगा। तो हमारी जनरली जो है ना ऑल इंडिया की सेकंड काउंसलिंग के बाद, ऑल इंडिया में 3 होते हैं काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड फेज एंड मॉप अप। तो सेकंड फेज के बाद तकरीबन हमारी जो सीटें ली जाती है वो हमको रिवर्ट कर दी जाती है, हमारे स्टेट के बच्चों से उसको भर दिया जाता है। तो जनरली ऑल इंडिया कोटा के बारे में आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना कॉन्सेंट्रेट करने की या बहुत ज्यादा जो है ना सोचने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ वही, अच्छा मिसाल के तौर पर यहाँ की कोई बच्ची है, मैं प्रोग्राम को थोड़ा दरमियान में रोकूँ, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा। थोड़ा हौसला अफजाई के लिए एक रिवायत की प्रोग्राम का थोड़ा तहरीर पेश करेंगे। यहाँ पे जो मेहमान आए गए हैं उनकी शान खुशी वगैरह आपको मैं दिए जाएंगे। थोड़ा एक छोटा सा शॉर्ट भी दरमियान में प्रोग्राम है, उसको तकमील के बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। जितने भी डाउट्स हैं आपकी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं हमारे यहाँ पे समाजी और दहली की सरगर्मियों के रूह रमा हमारे दरमियान में है जनाब मिर्जा अब्दुल साहब, जनरल सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन स्टडीज में ख्वाहिश करता हूँ कि वो आए और जनाब अब्दुल्ला साहब की तहनीत पेश करें। बहुत ज्यादा बिजी रखते और बिजी कामों में हमेशा व्यस्त रहते हैं। मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि जोरदार तालियों से उनके इत्तेफाक। मैं उस्ताद मोहम्मद रफीक साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि मकसूद डेलीगेट की तहनीत पेश करें। मैं मोहतरम साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो जनाब अब्दुल रफीक साहब की तहनीत पेश करें। ये फैसल एजुकेशन सोसाइटी और आप सबकी जानिब से की खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं मोहतरम जावेद साहब से ख्वाहिश करता हूँ आए यहाँ पर। जावेद साहब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जावेद साहब से ख्वाहिश करता हूँ क्या है हाफिज समीउल्लाह की। मैं आगे जनाब सिराज गुजारी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि आए डाइस पे।